चाय पर चर्चा में आज हम सबसे पहले बात करेंगे करगिल विजय दिवस की। जी हां, आपको बता दें कि हिंदुस्तान हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाता है और आज से ठीक 24 साल पहले यानी कि 1999 में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हराकर ये महाविजय हासिल की थी। ये वही दिन है जब भारत के जवानों ने पाकिस्तान को परास्त कर अपने पराक्रम का लोहा मनवाया था। हर साल की तरह इस साल भी 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जाएगा और इस मौके पर द्रास में युद्ध स्मारक पर पूरे उत्साह के साथ महाविजय के इस महापर्व की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अदम्य साहस की ऐसी कहानी जिसे सदियां याद रखेंगी। मां भारती की वीर सपूतों की ऐसी दास्तां जो हमेशा के लिए अमर है। देश के वीर सपूतों की हिम्मत, उनका हौसला और उनका जज्बा करगिल की फिजाओं में आज भी उत्साह पैदा करता है। चौबीस साल हो गए जब देश के रणबांकुरों ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को निस्तनाबूद कर दिया था। करीब 2 महीने तक मुश्किल हालात में जंग लड़ते हुए पाकिस्तान के दांत खट्टे किए और 26 जुलाई 1999 ही वो तारीख थी जब हिंदुस्तान की जमीन से घुसपैठियों को पूरी तरह खदेड़ दिया गया। तब से लेकर आज तक 26 जुलाई को हर साल विजय दिवस मनाया जाता है। वॉर मेमोरियल पर हर साल विजय दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम होता है। इस साल भी द्रास सेक्टर में विजय दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। देश 24वीं सालगिरह करगिल युद्ध की विजय की मना रहा है। 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन उसकी तैयारियां यहां करगिल द्रास में कुछ महीने पहले ही शुरू हो जाती हैं। भारतीय सेना ने युद्ध में विजय की घोषणा की, तभी से हर साल करगिल युद्ध की जो है सालगिरह करगिल विजय दिवस के तौर पर मनाई जाती है, जहां पर करगिल युद्ध में देश की उन सभी शहीदों को सम्मानित किया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने करगिल युद्ध में देश को विजय दिलाया। करगिल के द्रास में मौजूद ये भारत का शौर्य है, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है, जवानों की जाबाजी है और हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व से भर देने वाली अनुभूति है। 24वें करगिल दिवस को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। वॉर मेमोरियल के आसपास के इलाकों को फूलों से सजाया जा रहा है। आसमान में शान से तिरंगा लहरा रहा है। करगिल वार मेमोरियल करगिल युद्ध के बाद एक पर्यटन स्थल बना हुआ है। खास तौर से देश भर से लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर करगिल वार किस तरह, किन परिस्थितियों में और कहां लड़ा गया था। यहाँ पर जो भी सेना की तैनाती जिस यूनिट की भी होती है, वो जवान जो हैं उनकी तरफ से कोई जवान जो होता है हमेशा 24 घंटे यहाँ मौजूद रहता है, ताकि वो लोगों को करगिल युद्ध के बारे में 24 साल पहले लड़े गए करगिल युद्ध के बारे में जानकारियां दे सके। कल विजय दिवस के मौके पर करगिल वॉर मेमोरियल पर होने वाले भव्य कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। करगिल वॉर में शहीद हुए कई जवानों के परिवार भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम उन वीर जवानों को देश की श्रद्धांजलि है जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। द्रास से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। अशरफ वानी इस वक्त हमारे साथ वॉर मेमोरियल से ही मौजूद है। अशरफ, तैयारियां पूरी कर ली गई और सबसे खास बात यह है कि सेना प्रमुख तो पहुंच गए, लेकिन जो दिल्ली से महिलाओं की बाइक रैली चली, क्या वो वहां पर पहुंच चुकी है या फिर कल ही वो पहुंचेगी, और तैयारी कैसी है कल के लिए? नवजोत, बिल्कुल मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि किस तरह की तैयारी है। जैसे आपने बात की कि जो महिला शक्तिकरण बाइकर्स जो दिल्ली से निकली थी, वो कुछ ही देर में यहाँ वार मेमोरियल पर पहुंचेंगी। 5:30 बजे उनका समय है जब वो यहाँ पर पहुंचेंगी और यहाँ पर उन शहीदों को इस वार मेमोरियल पर नमन करेंगी जिनके याद में ये बाइक रैली का आयोजन हुआ था सेना की तरफ से। और अधिकतर जो बाइक राइडर्स हैं वो सेना के अफसर या जवान ही हैं, महिला अफसर हैं या महिला जवान हैं, जिन्होंने ये बाइक रैली दिल्ली से लाकर यहाँ तक लाई थी। 5:30 बजे उनका यहाँ पर अराइवल है।
इसी के लिए पहले ही सेना प्रमुख जो हैं यहाँ करगिल वार मेमोरियल पर पहुंच चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा कि वो आपको सिरे से दिखाए। मेरे पीछे जो ये हॉल ऑफ फेम जिसको सजाया गया है, इसको हॉल ऑफ फेम बताते हैं। इसमें वो सभी हथियार करगिल युद्ध के दौरान जो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी घुसपैठियों से बरामद हुए थे उनको रखा गया है। उसके साथ साथ आप ये बोफोरस तोप देख सकते हैं। इसको इसलिए यहाँ पर जगह दी गई है क्योंकि बोफोरस बंदूक ही वो हथियार था जिसने करगिल विजय में या करगिल के युद्ध में एक गेम चेंजर का रोल निभाया था या भूमिका निभाई थी। इस गन से जो पहाड़ों पर घुसपैठिए थे या पाकिस्तानी सेना थी उन पर खासतौर से अगर आपको मैं इसी तस्वीर में ही दिखाऊंगा, ये करगिल टाइगर हिल है जिस पर सबसे ज्यादा भीषण लड़ाई लड़ी गई थी करगिल युद्ध के दौरान, और सबसे लंबा युद्ध जो है उसी पे चला था। और आप यहाँ देख सकते हैं जो समारोह चल रहा है इसमें सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे पहले ही पहुंच चुके हैं। सभी तरह की तैयारियां हैं और 5:30 बजे जो है महिलाओं की वो रैली जो है वो यहाँ पहुंचेगी, बाइक रैली। और उसके बाद जितने भी लोग आपको देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शक वो ये तो जानना चाह ही रहे हैं कि कल का जो कार्यक्रम होने वाला है, कल दिन भर किस किस तरह का कार्यक्रम होने वाला है, जरा वो भी हमें विस्तार से बताएं। लेकिन ये भी बताएं, चूंकि आप खुद करगिल में मौजूद हैं, उस द्रास सेक्टर में मौजूद है जहां पर युद्ध लड़ा गया था, तो जरा यहां की डेमोग्राफी के बारे में बताएं, उस जगह के बारे में बताएं कि जब 1999 में यहां पर युद्ध हुआ होगा तो कैसे हालात थे और ये पूरा डेमोग्राफी यहां की किस तरह की है, जरा दिखाएं कैमरामैन को बोल के। श्वेता, मैं ये अपनी खुशकिस्मती ही कहूंगा कि मैं उन टेलीविजन जर्नलिस्ट्स में पहला जर्नलिस्ट था जिसने करगिल युद्ध जो है वो कवर किया था। हम जब इस जगह पर 1999 में पहली बार मैं पहुंचा था 24 मई को, तो सूरत और सीरत या हैयत कहें इस पूरे इलाके की कुछ अलग ही थी। आप देख सकते हैं ये जो मेरे पीछे पहाड़ हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये पहाड़ तोलोलिंग की चोटियां हैं। इन्हीं पर ये युद्ध जो है सबसे पहले शुरू हुआ था। यहां पर कोई सेना की तैनाती नहीं रहती थी। इसके ऊपर वाला सिरा जो पहाड़ी इलाका है उस पर सर्दियों के दौरान 1999 के फरवरी और मार्च के महीने के दौरान पाकिस्तानी सेना के घुसपैठे और कुछ मुजाहिदीन जो हैं वो घुस के आए थे और उन पहाड़ों पर कब्जा जमाया था। पूरा ये रिज जो है, पूरा ये जो इलाका है जो आप कैमरे में देख रहे हैं, इस पर पाकिस्तानी सेनाओं और पाकिस्तानी मुजाहिदीन ने कब्जा जमाया था और वो कहीं ना कहीं गैर कानूनी था क्योंकि 1999 से पहले, क्योंकि श्वेता मैं आपको बताऊं कि द्रास दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह है। आप मुझे भले ही जुलाई के महीने में यहाँ पर टी शर्ट में देखेंगे, लेकिन सर्दियों में यहाँ तापमान -60 डिग्री, -60 डिग्री तक जाता है। तो आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना दुर्भंग इलाका है और सेना के जवान जो तैनात यहाँ रहते हैं उनके लिए कितनी मुश्किल और कठिन परिस्थितियां हैं। उस दौर में सहमति थी भारत और पाकिस्तान के सेनाओं के बीच में कि सर्दियों के दौरान जब जबरदस्त बर्फबारी इस इलाके में होती है, तापमान 0 से 50-60 डिग्री नीचे होता है, तो सर्दियों के दौरान जो सेना के जवान थे वो चौकियों को खाली कर जाते थे। लेकिन उसी का लाभ लेते हुए जनरल परवेज मुशर्रफ की अगुवाई में पाकिस्तानी सेना ने एक प्लान बनाया कि किस तरह से इन इलाकों में घुस के जो नेशनल हाईवे 1A है जो श्रीनगर से करगिल और फिर लेह लद्दाख जाती है और जो सेना के साथ साथ इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए एक लाइफ लाइन या जीवन रेखा से कम नहीं है, उस पर आक्रमण किया जाए या उस पर कब्जा किया जाए। लेकिन उसके बाद भारतीय सेना ने इस चैलेंज को सामने लिया और उनको मुंहतोड़ जवाब दिया और उसी का जश्न एक तरीके से पूरा देश मना रहा है और कल इसे मनाएगा भव्यता से। एक बार फिर से आपके पास हम आएंगे, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया अशरफ आपका तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, करगिल विजय दिवस के शहीदों को श्रद्धांजलि देने दिल्ली से निकला महिला बाइकर्स का दल अब अपने आखिरी पड़ाव द्रास के करीब है। कल महिला बाइकर्स द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को नमन करेंगी, अपनी श्रद्धांजलि देंगी। जी बिल्कुल, 18 जुलाई को महिला बाइकर्स की टीम दिल्ली से द्रास के लिए रवाना हुई थी। इस रैली का मकसद 1999 के करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के 24 साल पूरे होने का जश्न मनाना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। जोश और जज्बे से भरपूर नारी सशक्तिकरण की मिसाल।
करगिल विजय दिवस की 24वीं सालगिरह मनाने के लिए 25 महिला बाइकर्स का दल अब अपने आखिरी पड़ाव के करीब पहुंच चुका है। सोमवार को श्रीनगर से द्रास के लिए वीरांगनाएं रवाना हुई। नारी सशक्तिकरण रैली का आखिरी पड़ाव श्रीनगर से 140 किलोमीटर दूर लद्दाख का द्रास है, जहां 26 जुलाई को 1999 करगिल वॉर के शहीदों को महिला बाइकर्स श्रद्धांजलि देंगी। टोटल 25 बाइकर्स हैं और हमारी ये रैली दिल्ली से स्टार्ट हुई थी, इंडिया गेट से, एंड काफी जगहों पे रुकते हुए हम यहाँ पे पहुंचे हैं। जगह जगह मेमोरियल वॉर पर रीच करते हुए अपनी श्रद्धांजलि शहीदों को देते हुए। दिल्ली से अंबाला, जालंधर, उधमपुर होते हुए महिला बाइकर्स का दल 22 जुलाई की शाम को श्रीनगर पहुंचा। 23 जुलाई को श्रीनगर में महिला बाइकर्स की टीम एक स्कूल फंक्शन में शामिल हुई। करगिल विजय दिवस, एज वी ऑल नो दैट जो करगिल वार जो हुआ था, इट वाज फॉट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसमें जो इंडिया ने विक्ट्री ली थी। एंड हम इधर आज गैदर हुए हैं उनकी जो सैक्रिफाइसेस हमारी कंट्री के लिए, वो उनको याद करने, उन्होंने जो हमारी कंट्री के लिए अपनी जानें दी थी, वो सब याद करने। हर एक दिन के साथ रैली आगे बढ़ती रही, जगह बदलती रही, नए नए पड़ाव पर महिला बाइकर्स पहुंचती रही। देश के वीरों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी हमारे देश की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए। और जैसे जैसे हम हर जगह मिलते जा रहे हैं लोगों से, बच्चों से खासकर, हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी नारियां, हमारी लड़कियां, हमारे देश की बेटियां उतनी ही ताकतवर हैं जितनी हमारे देश के बेटे हैं, और बस उन्हें ये एहसास दिलाने की जरूरत है। इसलिए एवरी वन ऑफ अस फील्स मोटिवेटेड इनफ, वी फील ओवरवेल्म्ड टू विटनेस दिस इवेंट, जिसमें हम देख सकते हैं कि कैसे विमेन बाइकर्स दे हैव कम फ्रॉम दिल्ली एंड दे गोइंग टू कारगिल टू विटनेस द कारगिल विजय दिवस। जब सुना था एक सर्कुलर में आया था कि वुमेन बाइकर्स आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ कि लाइक हमेशा मेन को ही हम देखते हैं बाइकर्स की फील्ड में, बट फर्स्ट टाइम वुमेन को देखा। एंड इतना लाइक वो दिल्ली से करगिल तक आ रहे हैं, तो बहुत लंबा सफर होता है एंड बहुत प्राउड फील हो रहा था कि उन सबको स्टेज पे देख के इतने जोश में थे वो लोग, एंड उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड फील। एक हफ्ते पहले 18 जुलाई को महिला बाइकर्स की टीम दिल्ली से द्रास के लिए रवाना हुई थी। एक हफ्ते की इस यात्रा के दौरान इन्हें दिल्ली से द्रास की 1000 किलोमीटर की यात्रा करनी थी, जो अब तकरीबन पूरी हो गई है। श्रीनगर से अशरफ बानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। करीब 60 दिनों तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीधी जंग हुई थी। इस दौरान हमारे जवानों ने पाकिस्तान के कब्जे से करगिल की सभी चौकियों को मुक्त कराया था। इस दौरान हमारे जवानों ने ऐसा पराक्रम दिखाया जिसकी दास्तान युगों युगों तक अमर रहेगी। बिल्कुल, पूरा देश हर साल उन वीर जवानों को सलाम करता है जिन्होंने करगिल के युद्ध में हिंदुस्तान को जीत दिलाई थी। उन तमाम जवानों के नाम कारगिल वॉर मेमोरियल पर सदा के लिए अंकित हैं। वॉर मेमोरियल पर हर साल विजय दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम होता है, जिसमें उन वीर सपूतों के परिवार वाले भी शिरकत करते हैं। हर साल विजय दिवस के मौके पर देश के वीर सपूतों के परिवार भी द्रास पहुंचते हैं, जिन्होंने देश की खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी वीर गाथाएं, उनकी जांबाजी की दास्तां आज भी यादों में जिंदा है। आज हम जिसके लिए इकट्ठा हुए हैं 24 ईयर हम कारगिल विजय दिवस का मना रहे हैं, और इस उपलक्ष्य में मैं सबसे पहले तो अपने जो हमारे शहीद भाई जो सैनिक हमारे साथी जो यहाँ शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा, क्योंकि हम लोग जो आते हैं उनकी बदौलत यहाँ जिन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर किया देश के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल यहाँ हम इकट्ठे होते हैं। और अच्छा लगता है कि आज देखने के लिए कि जो टास्क हमें मिला था या हमारे यूनिट को, रेजिमेंट को, आर्मी को, तो उसको हम उस टाइम पे पूरा कर पाए थे। रात को करना था ऑपरेशन, लेकिन किसी कारणवश कर नहीं पाए, तो हमने दिन को फिर ऑपरेशन किया था 10:30 बजे, और उनका 485 मस्को वैले के दोनों बंकर जो थे तकरीबन शाम तक हमने कैप्चर किए थे। तो इसमें हमने अपने 2 सैनिक खोए थे और बाकी लोग हम सब इंजर थे, और जो एरिया था वो हम अपने कैप्चर कर पाए थे उसको। देश पर मर मिटने का जज्बा, दुश्मन को धूल चटाने की हिम्मत और मां भारती की रक्षा के खातिर सर्वोच्च बलिदान देने की ख्वाहिश जब दिल में हो तब एक जवान पैदा होता है। करगिल वॉर मेमोरियल पर ऐसी न जाने कितनी ही वीर गाथाएं सदा के लिए अमर हो चुकी हैं।
वार मेमोरियल करगिल युद्ध के बाद एक पर्यटन स्थल बना हुआ है। खासतौर से देश भर से लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर करगिल वार किस तरह, किन परिस्थितियों में और कहां लड़ा गया था। यहाँ पर जो भी सेना की तैनाती जिस यूनिट की भी होती है, वो जवान जो हैं उनकी तरफ से कोई जवान जो होता है हमेशा 24 घंटे यहाँ मौजूद रहता है, ताकि वो लोगों को करगिल युद्ध के बारे में, 24 साल पहले लड़े गए करगिल युद्ध के बारे में जानकारियां दे सके। आप सुनिए कि ये क्या पूरा ये मामला था। मुख्य कारण यह था कि कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग इसी द्रास सेक्टर से लड़ा गया। इसके अलावा आप जिस स्थान पर उपस्थित हैं, वहां से उन पहाड़ियों की चंद एक चोटियां दिखाई देती है, जिन पर सन 1999 में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से घुसपैठ कर लिया था। ऐसे ही एक जांबाज थे अनिल, जो पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए 19 अप्रैल 1999 को अपने घर से निकले और देश की खातिर सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी पत्नी बीना के दिल में वो यादें आज भी ताजा हैं। वो 19 अप्रैल को 99 को घर से आए थे। उसके बाद यूनिट बीनागुड़ी चली गई थी और बीनागुड़ी से जब वो आए तो वो मिल नहीं पाए हमें। इस शहादत का मोल हिंदुस्तान बखूबी जानता है। बीना जैसी देश की वीर नारियों को हिंदुस्तान सलाम करता है। बीना के परिवार से 3 लोग सेना में शामिल रहे हैं और सभी ने करगिल की जंग में अपना योगदान दिया है। छोटा देवर था, एक मेरा हस्बैंड था, एक हमारी ननद के घर वाला था। तो छोटे को पहले ही उसको लग गई थी, तो वो हॉस्पिटल में था। जिस दिन वो हॉस्पिटल से आया तो उस दिन इनको लगी थी। 9 जुलाई को इनको लगी शाम को। जिन कैंप में ना हमारे गांव के ना लड़के रहते थे, उन्होंने हमें फोन किया था, उनके थ्रू हमें पता चला था। करगिल की जंग में शहीद हुए विद्यानंद सिंह की पत्नी भी इस साल करगिल वॉर मेमोरियल पहुंची हैं। उन्हें आज भी वो बातें याद हैं जो विद्यानंद सिंह ने आखिरी बार उन्हें कही थी। कि हम जा रहे हैं लड़ाई की तो कोई चर्चा नहीं करे थे। बोले कि वहाँ इलाका खराब है, बर्फ का इलाका है, बर्फ हम लोग के कहूँ देह पर गिरेगा तो देह के बर्बाद होगा। चिंता मत करिए, आप जो ऊपर के लिखल होगा वह होगा। हम रोने लगे तो बोले कि नहीं, रोने से क्या है, ऊपर से जब हमको आशीर्वाद है भगवान के तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। और जब इतने दिन के लिखल होगा तो जो होगा सो होगा। बाकी जब सरकार को रोटी खा रहे हैं, उसका रोटी वर्दी पहन लिए हैं तो पीछा तो गौर नहीं करेंगे। जब भी मरेंगे चाहे मिटेंगे, वहाँ जो हमको लिखल होगा वह होगा। सरकार को देंगे कि सरकार हमको नहीं दिए, सब कुछ दे दिए। बाकी जो हम खो गए अपना सुहाग, जो हम अपना पति, वह हमको के दे। हमारे जवान भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वो आज भी हमारे जहन में जिंदा हैं। वो अमर हैं। उनकी वीरता की कहानियां, उनके हौसले की दास्तां और उनकी बहादुरी के किस्से हमेशा अमर रहेंगे। द्रास से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। पिछले कुछ दिनों से अमरनाथ यात्रा के दौरान मौसम सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। रुक रुक कर हुई बारिश की वजह से कई बार यात्रा को रोकना भी पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भक्तों के उत्साह और जोश में कमी नहीं आई है। बिल्कुल उल्लास, उमंग और उत्साह के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रिकॉर्ड तादाद में भक्त अमरनाथ गुफा बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं का जत्था लगातार अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हो रहा है। बाबा बर्फानी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। इस बार की अमरनाथ यात्रा को लेकर यात्री बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। बालटाल हो या पंथा चौक बेस कैंप, हर तरफ अमरनाथ यात्रियों का जत्था दिख रहा है। बाबा बर्फानी के दर्शन करने का सौभाग्य मिलने को लेकर श्रद्धालु पूरे जोश में हैं। भोलेनाथ के दर्शन है, यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। सब लोग 50 लोगों का ग्रुप है। पवित्र गुफा है ये हमारी। पवित्र गुफा को हम लोग काफी
मानते अपने धर्म के अकॉर्डिंग, तो इसका इधर तक आना हमारे सपना होता है कि यहाँ आके हम लोग दर्शन करें, इतना अच्छी चढ़ाई करें, ऐसे भोले बाबा के दर्शन हो जो स्वयं भू प्रकट हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अपनी पूरी श्रद्धा भाव के साथ आते हैं और भोले बाबा के दर्शन। इस साल अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। महज 24 दिनोों की यात्रा में 3 लाख से भी अधिक श्रद्धालु अमरनाथ गुफा पहुंच चुके हैं। पिछले साल 43 दिन की यात्रा के दौरान 3,65,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे, लेकिन इस साल 24 दिन में ही 3 लाख श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार हो चुका है। अभी भी 1 महीने से भी ज्यादा समय अमरनाथ यात्रा में बचा है। उस बीच उम्मीद जताई जा रही है कि अब की बार अमरनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों की संख्या जो है वो एक रिकॉर्ड तादाद बनाएगी। कई सारे श्रद्धालु जो हैं देश के अलग अलग हिस्सों से इसी तरह सुबह सुबह यहाँ बालटल में हेलीपैड के बाहर कतारों में लग जाते हैं और अब की बार जिस अंदाज से अमरनाथ यात्रा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए थे उसके चलते जो है देश भर के श्रद्धालुओं में अमरनाथ यात्रा को लेकर उत्साह बना हुआ है। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई को अनंतनाग के पहलगाम और गांदरबल जिले के बालटाल से शुरू हुई थी। इस साल 62 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा 31 अगस्त को खत्म होगी। जब 24 दिनों में ही 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु गुफा मंदिर में हिमलिंग के दर्शन कर चुके हैं, तो जाहिर है अभी बाकी बचे 38 दिनों में ये संख्या कहीं ज्यादा होगी। बालटाल से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, वैसे तो हमारे शो का नाम है चाय पर चर्चा, लेकिन चाय के साथ जरा मीठा हो जाए तो इसमें गलती क्या है। आज देखिए बात हो रही है कुछ ऐसी, इसीलिए हमने इसका जिक्र किया। भारतीय खाना मीठे के बिना अधूरा सा लगता है। अब तो ये दुनिया भी मान रही है, तभी तो भारतीय मिठाइयों का डंका अब दुनिया भर में बज रहा है। जी हाँ, भारत की कई मिठाइयों के स्वाद के चर्चे देश में ही नहीं 7 समंदर पार भी हो रहे हैं। अब तो दुनिया की टॉप 50 स्ट्रीट मिठाइयों में भारत की 3 मिठाइयों को जगह दे दी गई है और इस लिस्ट में मैसूर पाक से लेकर फलूदा और कुल्फी शामिल है। इन्हें देखते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाए। हिंदुस्तान में मिठाइयों की पूरी एक संस्कृति है। हर इलाके में अलग अलग तरह की मिठाइयाँ मशहूर हैं और ये मिठाइयाँ भारतीय व्यंजन परंपरा की आन बान शान है। अब इन मिठाइयों का डंका दुनिया में भी बजने लगा है। गली, नुक्कड़ और बाजारों में मिलने वाली मिठाइयों की खुशबू और मिठास की दुनिया कायल हो रही है। इंटरनेशनल ट्रैवल और ऑनलाइन गाइड करने वाली संस्था टेस्ट एटलस ने भारतीय मिठाइयों पर अपना प्यार उड़ेला है। इस संस्था ने दुनिया भर के 50 स्वादिष्ट मिठाइयों की लिस्ट जारी की है, जिसमें मैसूर पाक को 14वां, कुल्फी को 18वां और फलूदा को 32वां स्थान दिया है। टेस्ट एटलस ने मैसूर पाक को 4.4 रेटिंग दी है। ये मिठाई बेसन, घी और शक्कर से बनाई जाती है। दक्षिण भारत की मिठाई पूरी दुनिया में मशहूर है और कहा जाता है कि मैसूर राजा कृष्णराज वाडियार की शाही रसोई में इस मिठाई को पहली बार बनाया गया था। This Mysore pak is very special, and if you are taken in the mouth, it will dissolve. No need to bite also. It's a very smooth and very tasty. You will never get this kind of smooth. And I was coming from childhood. It's a really tasty Mysore pak. हर छोटे बड़े चौक चौराहे पर मिलने वाली कुल्फी भी लोगों को खूब लुभाती है। कुल्फी को टेस्ट एटलस की लिस्ट में 18वें स्थान पर रखा गया है। कुल्फी को लिस्ट में 4.3 रेटिंग दी गई है। ये स्वीट बेस्ट फ्रोजन डेजर्ट की रैंकिंग में शामिल थी। गर्मियों में खाई जाने वाली खास स्ट्रीट फ्रोजन डेजर्ट में से एक है। गर्मी के दिनों में ये जो कुल्फी होती है और कुल्फी फालूदा होता है, लोगों को काफी ज्यादा पसंद होता है। लेकिन कुल्फी गर्मी तक ही सीमित नहीं है, सर्दियों में भी लोग इसे खाना काफी पसंद करते हैं। यही वजह है कि इसने दुनिया के 50 बेस्ट स्ट्रीट फूड में अपना नाम शामिल कर लिया है। स्ट्रीट फूड में फलूदा की अपनी अलग पहचान है। कुल्फी फालूदा को टेस्ट एटलस में 4.4 रेटिंग मिली है और स्थान 32वां। भारत में आज कुल्फी फालूदा कई फ्लेवर्स में मिल जाएंगे।
टेस्ट एटलस ने हाल फिलहाल के सालों में भारतीय पकवानों पर काफी रिसर्च की है और पिछले साल भारतीय व्यंजन को दुनिया में 5वां स्थान दिया था। यही नहीं, लोकल फूड के लिए दिल्ली और मुंबई को शामिल किया गया था और दिल्ली को 14वां, मुंबई को 34वां स्थान दिया था। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, शाम का वक्त है और चाय पर चर्चा में हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। अब चाय से जुड़ी एक खबर भी आपको बता देते हैं। अमृतसर में एक 80 साल के बुजुर्ग आज भी अपनी मेहनत और हिम्मत की बदौलत लोगों को वही पुरानी चाय पिला रहे हैं और वो भी उसी अंदाज में, यानी पुराना जायका आज भी कायम है। देखिए, 80 साल के इन बुजुर्ग से सभी को सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि इनकी चाय की दुकान आज भी पुराने अंदाज में ही चलती है और चाय बनाने का भी वही पुराना अंदाज है। देखिए आप भी। अस्सी साल के ये बुजुर्ग एक मिसाल हैं। मिसाल काम के प्रति सच्ची लगन की, मिसाल स्वाभिमान की। ये सीख है उन लोगों के लिए जो मेहनत करने से कतराते हैं। 80 साल की उम्र में आज भी ये उसी शिद्दत से अपना काम करते हैं जैसे कि पहले करते थे। पंजाब के अमृतसर के न्यू गोल्डन एवेन्यू इलाके में अजीत सिंह पिछले 43 साल से चाय की दुकान चलाते हैं। 80 साल के बुजुर्ग अजीत सिंह की चाय आज भी ग्राहकों को उसी ताजगी का एहसास कराती है जैसे कि पहले कराती थी। उनकी जुबान पर अजीत सिंह की चाय का स्वाद आज भी जैसे जादू का काम करता है। ये चाय बहुत सुंदर बनाते हैं। ते हम भी काम करते हैं जहाँ पर, ते काफी समय से ये चाय बनाते हैं जहाँ। महज 20 रुपए की लागत से चाय बेचने की शुरुआत करने वाले अजीत सिंह पैसों को नहीं बल्कि सेवा भाव को अहमियत देते हैं। यही वजह है कि चाय पीने के बाद कोई पैसे नहीं भी देता तो ये कुछ नहीं कहते। मैनू 43 साल हो गया थे बैठे, 20 रुपये लैके मैं इतने काम शुरू किया ही। ना मैं कहता देना ना मैं किसी लेना, जो कोई दे गया ठीक है, नहीं दे गया तो भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि अजीत सिंह को 80 साल की उम्र में भी मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। इनका भरा पूरा परिवार है, बच्चे नौकरी करते हैं। वो इन्हें काम करने से मना भी करते हैं, लेकिन ये मानते नहीं, क्योंकि इस जगह और अपने काम से इनका गहरा जुड़ाव है। मेरे रब दे जी 4 बच्चे हैं, 3 लड़की हैं, 1 लड़का है। 2 यूनिवर्सिटी लगे हैं, 2 प्राइवेट स्कूल से टीचर लगे हैं। वो कहते हैं ना कर, मैं नहीं रह सकता। मैं मेरा दिल उथे लगा, मैं उथे जाना। सादा जीवन उच्च विचार, कुछ ऐसा ही अंदाज है 80 साल के बुजुर्ग अजीत सिंह का। इसलिए इन्हें पैसों या ऐशो आराम की जिंदगी से लगाव नहीं, बल्कि लगाव है तो बस अपने काम से। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, चाय जरूरी है, लेकिन सिर्फ ताजगी के लिए ही नहीं, दोस्ती के लिए भी, क्योंकि चाय वाला टाइम ही मुझे लगता है क्वालिटी टाइम होता है। बिल्कुल, सबके पास होता है टाइम, क्वालिटी टाइम हमें निकालना पड़ता है और ये वक्त दोस्तों के लिए निकाल लेना चाहिए। बिल्कुल, तो चलिए कल फिर हम इसी वक्त क्वालिटी टाइम बिताने अच्छी खबरें लेकर आएंगे आपके लिए गुड न्यूज टुडे पर।